नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद बनेड़िया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वीडियो में मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं और ये कितने प्रकार के हैं और प्रत्येक नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल अधिकार किसे कहा जाता है। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वह अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान से प्राप्त 6 मूल अधिकार निम्नलिखित है। पहला, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। हमारे देश में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अधिकार स्थायी नहीं है, इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं संविधान से प्राप्त हमारे पहले मूल अधिकार समानता का अधिकार के बारे में, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता को
और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यानी अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पारित किया गया, जो पूरे भारत देश में लागू होता है। इस कानून के अनुसार छुआछूत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 89 का नाम दे दिया गया। ये कानून ऊंच नीच व छुआछूत के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। आवश्यकता इस बात है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इसका निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि अनुच्छेद 18 की उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कहा है कि उपाधियां प्रदान करने की ये व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन के समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। हमने पहले भी बताया है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। पहली, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों के विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार प्रसार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि प्रेस संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 88 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में विशेष तौर पर बातचीत, साक्षात्कार या इसी तरह के कार्यक्रमों में यदि बिना किसी कानूनी आधार के
कोई काट छांट की जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है। दूसरी, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं हथियारों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता में समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। चौथी स्वतंत्रता में भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारतवर्ष में घूम सकते हैं। पांचवी स्वतंत्रता में भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। छठी स्वतंत्रता में हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। 44वें संवैधानिक संशोधन सन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा। तब बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम ये कि शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और ये भारतीय संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है। यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी करना है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरना उसे अपराध करने से रोकना है। निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में लागू होगा। विश्व के अन्य किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। इसका संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम गैर कानूनी ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से
कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में या खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म स्वीकार या अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होगा। अब आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि इसके अंतर्गत सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना भी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में ये भी व्यवस्था की गई है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों आदि में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा, अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकेगा। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता एवं चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। 5वें नंबर पर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही इस अनुच्छेद में यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अब छठा और आखिरी हमारा अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वयन करने की व्यवस्था से है, जिसके बिना हमारे मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी हमारे संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य या अर्थ यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण भी ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेंद्र गड़कड़ जी ने इसे भारतीय संविधान का
सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, उत्प्रेषण। और 5वां, अधिकार प्रच्छा। अब यहाँ पर हमारे लिए ये भी जानना आवश्यक है कि व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालयों की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में, जबकि राष्ट्रपति जी के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से हमारे संविधान द्वारा संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार से दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी है, जिससे कि वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए जागरूक हो सके और कानून के दायरे में रहते हुए अपने अधिकारों को समझ सके। वैसे तो हमने वीडियो में संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी मानव स्वभाव है, कुछ चीज़ें रह भी सकती है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी शंका व समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।